नमस्कार दोस्तों। आरआरबी और आरआरसी यानी कि रेलवे की तैयारी करने वाले कैंडिडेट जब आरआरबी और आरआरसी से सेलेक्ट होकर किसी रेलवे में भर्ती होते हैं और भर्ती होने पर उनके पास एक ज्वाइनिंग लेटर जाता है। ज्वाइनिंग लेटर के बिहाफ पे वो रिपोर्ट करते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग के लिए जब आप रिपोर्ट करोगे किसी भी डिवीजन या हेडक्वार्टर या वर्कशॉप में, जिस भी यूनिट से आपके पास कॉल गया है, तो वहां पर आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होने के बाद आपको वहां पर ज्वाइनिंग कराई जाती है। लेकिन अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल के थ्रू ही होगी। पहले ये सारी प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी। अब ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल क्या होता है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बताया था। आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब आपका पैनल हेडक्वार्टर में आएगा, हेडक्वार्टर से डिस्ट्रीब्यूट होकर डिवीजनों में जाएगा, यानी कि रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएगा, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आपके पैनल की एंट्री किस तरीके से एचआरएमएस में करेगा, ये वाला पूरा प्रोसीजर हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके इस वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, अब ज्वाइनिंग लेटर के बिहाफ पे आप जब ज्वाइनिंग करने के लिए उस यूनिट में उपस्थित होंगे, तो उपस्थित होने के बाद आपका जो डीलिंग क्लर्क होगा, यानी कि जो आपको ज्वाइनिंग कराएगा, जो आपका एसआरडीसी होगा, वो आपकी पूरी डिटेल एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में फिल करेगा। वहां पे आपकी जितनी भी पूरी एंट्री है वो सारी वहां पे करी जाएगी ज्वाइनिंग कराने से पहले। और ज्वाइनिंग कराने से पहले ही आपकी एचआरएमएस आईडी भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। डीलिंग क्लर्क क्या क्या चीज आपकी फिल करेगा, किस तरीके से करेगा, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी डिटेल वहां पर भरी जाएगी, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हाय गाइज, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। तो गाइज, यार आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो गाइज, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डीलिंग क्लर्क का क्या रोल होगा ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में। यानी कि जब भी कोई कैंडिडेट रेलवे में ज्वाइनिंग करेगा, वो चाहे आरआरबी से आए, आरआरसी से आए, चाहे सीजी से आए या किसी स्पोर्ट्स कोटा से आए, किसी भी तरीके से आए, जो भी कोई न्यू कैंडिडेट रेलवे में ज्वाइनिंग करेगा तो ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी होती है डीलिंग क्लर्क की। तो डीलिंग क्लर्क किस तरीके से एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में किसी भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराएगा, पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में हम सीख लेंगे। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए डीसी के रोल और एज ए एम्प्लॉय के रोल, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मिक्स रोल रहेगा। तो डीलिंग क्लर्क जब आपकी पूरी डिटेल भर देगा, आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वहीं पर आपकी एचआरएमएस आईडी जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद कैंडिडेट अपनी एचआरएमएस आईडी खोलेगा और वहां पे फिर से अपनी कुछ डिटेल भरेगा। वो वाला मैं आपको बात अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम डीसी का क्या रोल होगा एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में ये सीखते हैं। तो चलिए गाइज, लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने एसआरडीसी की आईडी से लॉगिन कर लिया है, यानी कि डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो आरडीसी होता है, यानी कि रिक्रूटमेंट सेक्शन होता है, वो किस तरीके से पैनल की डिटेल एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में सबमिट करता है। जब वो पूरी डिटेल सबमिट कर देता है, वो पैनल अप्रूव हो जाता है। उसके बाद वो पैनल आ जाता है डीलिंग क्लर्क की आईडी पे, और डीलिंग क्लर्क उसको किस तरीके से ऑपरेट करेगा, आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीसी का रोल है हमारे पास। तो यहाँ पर हम जाते हैं ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में। ये वाला ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल है, इस पे हम क्लिक करते हैं। ऑनबोर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब डीलिंग क्लर्क को करना है इस वाले ऑप्शन में काम, ठीक है ना। जब भी कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करेगा तो उसको इस वाले सेक्शन में जाके काम करना है। ये इनिशिएटिंग ऑनबोर्डिंग ऑन कैंडिडेट रिपोर्टिंग, ठीक है ना। ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था, ये वाला प्रोसेस हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था। आज हम ये वाला प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो जो भी डीलिंग क्लर्क होगा वो इस एंटर डिटेल डीसी वाले ऑप्शन में जाएगा, एंटर डिटेल डीसी। इस पे जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आरआरसी और यहाँ पे मिलेगा एक अदर। आरआरबी और आरआरसी का मतलब है कि जो कैंडिडेट आरआरबी या आरआरसी के थ्रू आया है को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और जो कैंडिडेट किसी अदर मोड से रेलवे में इनटेक हुआ है, यानी कि मान लीजिए कोई सीजी अपॉइंटमेंट से आया है, कोई कल्चरल कोटा से आया है, कोई स्पोर्ट्स कोटा से आया है, कोई स्काउट गाइड कोटा से आया है, तो उसको हम यहाँ पे अदर में सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है ना, कि उनकी डिटेल जो आपका रिक्रूटमेंट डीलिंग क्लर्क होता है वो फीड नहीं करता है। तो हम यहाँ पे आरआरबी आरआरसी का ये ले लेते हैं। अब हम आरआरबी सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट आरआरबी नोटिफिकेशन करना है। ठीक है, सेलेक्ट आरआरबी नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से वही पैनल खुल के आ जाएंगे। जितने भी पैनल आरडीसी के द्वारा जितने भी पैनल फीड किए गए हैं वो सारे पैनल सारे डीलिंग क्लर्क को दिखेंगे। ठीक है ना, तो जो भी पैनल आपसे संबंधित है आप उसी पैनल को ओपन करें, किसी दूसरे पैनल को आप ओपन करके नहीं देखें और ना ही आप उस पर काम करें। ठीक है ना, आपका जो कैंडिडेट है वो आप वाले पैनल पर ही मिलेगा। तो हमारा मान लीजिए ये वाला पैनल था, तो हम इस पैनल पे जाएंगे, आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद हम इस एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये वाला एक्शन बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हमें पूरी डिटेल दिख जाएगी उसी कैंडिडेट की। नीचे आएंगे तो डीलिंग क्लर्क को फिर से वो कैंडिडेट की डिटेल मिल जाएगी। इस पैनल में जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सारे कैंडिडेट की डिटेल उनको दिखेगी। अब मान लीजिए एक पैनल में 500 कैंडिडेट है और उनको मान लीजिए 4 डीलर हैं, 5 डीलर हैं या 10 डीलर हैं, वो अलग अलग ज्वाइनिंग करवाते हैं अलग अलग नेम के हिसाब से। तो वो सारे डीलिंग क्लर्क इस पैनल को एक्सेस कर सकते हैं और अलग अलग कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ही नाम फीड किया था, इधर इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद ये एक्शन बटन आता है, ये वाला एक्शन बटन है। इस एक्शन बटन पर क्लिक करेगा डीलिंग क्लर्क। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। ये वाला फॉर्म खुल के आएगा डीलिंग क्लर्क के पास, इसमें कैंडिडेट की डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक नोट, फिल द पैन कार्ड डिटेल्स टू चेक न्यू ज्वाइनिंग फॉर्म इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे है बेसिक डिटेल रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। आपको किसी भी कैंडिडेट की डिटेल भरने से पहले उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और चेक करना है कि कहीं ये कैंडिडेट पहले से ही तो रेल में जॉब नहीं कर रहा था। अगर मान लीजिए आप इस फॉर्म को सेव एंड ड्राफ्ट कर देते हैं और उसके बाद आपको फिर से अगर इस फॉर्म को खोलना है तो आप सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे, तब जाके आपकी ये डिटेल जो भी आपने सेव की हुई थी उस कैंडिडेट से संबंधित डिटेल आपकी पूरी फैच होके आ जाएगी। अदरवाइज आपको फिर से न्यू इसको भरना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन कार्ड नंबर डालते हैं। उसके लिए हम इस फॉर्म में नीचे जाते हैं। फॉर्म में हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल। ठीक है ना, ये एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल है, इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलेगा पैन नंबर। ये वाला पैन नंबर है, इसको हम यहाँ पर भरेंगे। तो सबसे पहले आपको उस कैंडिडेट का पैन नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन नंबर डाल दिया है। डालने के बाद मैं कीबोर्ड से टैब बटन दबाऊंगा और टैब बटन दबाने के बाद इस पैन नंबर से अगर आपने पहले से कोई डाटा फीड करके रख रखा है तो वो डिटेल आपकी फैच होके आ जाएगी। अगर ये एम्प्लॉय पहले से रेल में जॉब करता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के नहीं आया तो उसके सामने यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमने पैन नंबर डाला, कोई भी एरर हमारे सामने नहीं आया है, फ्रेश एम्प्लॉय है, तो अब हमें इसकी पूरी डिटेल भरनी होगी। तो इसके लिए हम फिर से फॉर्म में ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्म में सबसे पहले पार्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको आई पास एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि ये आई पास में किस तरीके का एम्प्लॉय रहेगा। तो ये हमारा रेगुलर इन एनपीएस स्कीम रहेगा। ठीक है ना, रेगुलर इन एनपीएस स्कीम, जो भी आरआरबी और आरआरसी से आएगा वो रेगुलर इन एनपीएस में रहेगा। कोई टीएडीके है, नॉट रेगुलर है, तो इसमें रहेगा। तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रेगुलर इन एनपीएस स्कीम। उसके बाद आपको यहाँ पे एचआरएमएस एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करना है कि वो कैजुअल लेबर से आया है, सब्स्टिट्यूट है, रेगुलर एम्प्लॉय विद कंपलसरी ट्रेनिंग है या रेगुलर एम्प्लॉय विदाउट ट्रेनिंग है। अब हमारे पास यहाँ पर दो ही तरीके से कैंडिडेट आएंगे, एक तो रेगुलर एम्प्लॉय विद कंपलसरी इनिशियल ट्रेनिंग और दूसरा रेगुलर एम्प्लॉय विदाउट ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग का मतलब होता है जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, यानी कि किसी पोस्ट पर ज्वाइन करने से पहले कोई भी ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। लाइक है जैसे सीनियर क्लर्क है, JAA है, जूनियर क्लर्क है, इन सब में ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है ज्वाइनिंग करने के टाइम पर। और कुछ पोस्ट होती है जैसे JEE है, जैसे जूनियर इंजीनियर है, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, ऐसे कुछ कंपलसरी पोस्ट होती है। ऐसी कुछ पोस्ट होती है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग करना आपको जरूरी होता है। ठीक है ना, आपके रेगुलर अपॉइंटमेंट से पहले ट्रेनिंग कंपलसरी करना होता है और वो ट्रेनिंग के आधार पर ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है, सीनियरिटी डिसाइड होती है। तो उन केस में आपको कंपलसरी इनिशियल ट्रेनिंग वाला सेलेक्ट करना है। जिनमें कंपलसरी ट्रेनिंग नहीं है तो उनमें आपको विदाउट ट्रेनिंग वाला सेलेक्ट करना है। तो इस केस में मान लीजिए हम सीनियर क्लर्क का कर रहे हैं तो हमारे पास ये कंपलसरी इनिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है, तो हम इसको विदाउट ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके आरडीसी ने डिटेल फीड की थी वो डिटेल कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगी और कुछ डिटेल है जो आपको भरनी है। अगर कोई एम्प्लॉय पहले से रेल में जॉब करता है तो यहाँ पे उसकी ओल्ड HRMS ID डालनी है और अगर कोई न्यू कैंडिडेट आया है तो उसको यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको
पैनल की डिटेल मिल जाएगी। ऑथोरिटी डॉक्यूमेंट अपलोड वो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से क्रॉस करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आरआरबी पैनल की डिटेल है। ये जो पैनल की डिटेल है ये आपका आरडीसी भरेगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे दिखेगा भरा हुआ। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल भरनी है। तो सैल्यूटेशन आप यहाँ पे भर देंगे कि एम्प्लॉय श्री लगाता है, श्रीमती लगाता है, मिस्टर है, कोई भी है जैसे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम श्री लगा देते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिटेल ऑलरेडी आपके रिक्रूटमेंट डीलिंग क्लर्क ने आपको भर कर दी है, तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने इसीलिए आपको उस वीडियो में भी बताया था कि नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी डिटेल वहाँ पे आप भर रहे हो तो उसमें आगे जाके कोई चेंज नहीं होगा। आप इस चीज़ को केयरफुली होकर वहाँ पर फिल करें। और यहाँ पर भी डीलिंग क्लर्क जो भी डिटेल फिल करेगा वो एकदम राइट होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली तरीके से फिल करनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान देनी है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कैंडिडेट की मदर्स का नाम लिखेंगे। तो हमने कैंडिडेट की मदर्स का यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पे अपलोड करेंगे। कैंडिडेट का ये जो डेट ऑफ बर्थ है इससे संबंधित डॉक्यूमेंट का प्रूफ हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। मान लीजिए उसका 10th का सर्टिफिकेट है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है या उसका पैन कार्ड है, जैसा भी मैटर है उस चीज़ को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो डीलिंग क्लर्क इस चीज़ को अपलोड करेगा और अपलोड एज ए PDF फॉर्म में करना है। और PDF का साइज आपका 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है, ये वाला पैन कार्ड है, इसको अपलोड करना है। और उसके बाद अगर कोई कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डीलिंग क्लर्क को अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसके डोजियर में मिल जाएंगी, तो डोजियर से आपको स्कैन करके यहाँ पर डालनी है। तो मैं यहाँ से फटाफट ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अगर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर चेंज रहता है तो यहाँ से वो मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकता है और यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर सकता है। जो भी ईमेल आईडी अगर उसको बदलनी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो चेंज कर सकता है। उसके बाद आता है आधार नंबर। ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय का आप आधार नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद आता है एजुकेशन डिटेल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैंडिडेट की एजुकेशनल डिटेल डालनी है। अब एजुकेशनल डिटेल कौन सी फिल करनी है? जिस एजुकेशन के बिहाफ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होके आया है उस एजुकेशन की यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। पे डीलिंग क्लर्क सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं डाल सकता है, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैंडिडेट किस तरीके से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करेगा जब उसे अपनी डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर सिर्फ डीलिंग क्लर्क को एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है और वो वाली डालनी है जिसके बिहाफ पे वो सेलेक्ट होकर आया है। मान लीजिए सीनियर क्लर्क है तो उसको ग्रेजुएशन वाली उसकी कोई मार्कशीट है वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है ना। अगर कोई जेई बना है तो कोई डिप्लोमा है या डिग्री है उससे संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करनी है। कोई +2 से आता है तो उसकी डिटेल करनी है। तो जिस भी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे वो कैंडिडेट सेलेक्ट होके आता है उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर डीलिंग क्लर्क को फिल करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने सीनियर क्लर्क लिया है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको डालना है। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन डालना है कि किस पे स्पेशलाइजेशन में आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके ग्रेजुएशन की क्या ड्यूरेशन है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी क्या ड्यूरेशन है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंट्री डालनी है कि किस कंट्री से आपने उसको किया है, प्लेस डालना है कि कहाँ से आपने किया है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी डालना है कि आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है। स्कूल का नाम डालना है या इंस्टीट्यूट का नाम डालना है कहाँ से आपने किया है। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है कि आपने जो क्वालिफिकेशन की है वो वाली क्वालिफिकेशन किस ईयर में कंप्लीट की है, क्या ग्रेड आपको मिला है वहाँ पर A, B, C या फर्स्ट सेकंड जो भी मिला है, कितने % मार्क्स थे आपके। उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट डालना है यानी कि आपको मार्कशीट और उससे संबंधित अगर कुछ है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट की मार्कशीट अपलोड कर दी है। अगर आप रॉन्ग मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो इस क्रॉस बटन से जाके आपको इसको हटाकर और दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो भी डिटेल भर रहे हो वो आप सही तरीके से भरे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें दिखेगा अपॉइंटमेंट डिटेल। इस अपॉइंटमेंट डिटेल पे हम जाएंगे और यहाँ पे अपॉइंटमेंट से संबंधित डिटेल भरी जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है डेट ऑफ रिपोर्टिंग कि कैंडिडेट ने किस डेट को रिपोर्ट किया है। जिस भी डेट को आपके पास ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करता है वो वाली डेट आपको यहाँ पर डालनी है।
तो सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाली डेट डाल देता हूँ। उसके बाद आता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये पीरियड डिफाइन पहले से भर के आएगी, जिस हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक आएगी। उसके बाद आता है लियन जोन, तो लियन जोन जिस जोन में आपको मिला होगा, पैनल आया होगा, तो ये जैसे आरडीसी ने फिल किया था उसके अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद आता है लियन यूनिट, आपका रिक्रूटमेंट डीलिंग क्लर्क जिस भी डिवीजन या यूनिट का होगा वही आपका लियन यूनिट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ये सपोज किया जाएगा कि मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग किसी डिवीजन से होती है तो यहाँ पे उस डिवीजन का नाम आएगा। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हेडक्वार्टर से हो रही है तो यहाँ पे हेडक्वार्टर का नाम आ जाएगा। कई पोस्टें हेडक्वार्टर कंट्रोल होती है तो उनमें क्या आता है कि लियन है ना, जो जोनल लेवल पर डिसाइड होता है, यानी कि हेडक्वार्टर में होता है, तो वहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट पे वो हेडक्वार्टर करवाता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हेडक्वार्टर ही यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कैडर डिसेंट्रलाइज है, सीनियर क्लर्क का कैडर जनरली डिसेंट्रलाइज होता है, तो जिस भी डिवीजन में जिस भी डिवीजन का आरडीसी होगा वही यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बिल यूनिट, ये कंपलसरी फील्ड है, जितने भी स्टार मार्क है वो कंपलसरी फील्ड है, वो आपको भरना ही है। उसके बाद आता है बिल यूनिट कि वो कैंडिडेट की जो सैलरी है वो किस बिल यूनिट से बनेगी, तो यहाँ पे डीलिंग कलर को ध्यान रखना है कि वो सही वाली बिल यूनिट ही फीड करे। तो यहाँ पर हम बिल यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाली बिल यूनिट है, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो बिल यूनिट दिखेंगी वो सारी इस वाली यूनिट से संबंधित आपको दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आएगा इनिशियल स्टेशन, ठीक है ना, कि उसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे इनिशियल स्टेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेशन डाल दिया है। उसके बाद आता है सब्सटेंटिव पे लेवल कि कैंडिडेट किस पे लेवल पर भर्ती हो रहा है, तो सीनियर क्लर्क है तो 5 है, कोई जेई होगा तो 6 है, और कोई ग्रुप डी में आएगा तो वो लेवल 1 होगा। तो जो आपका पैनल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन भर के आएगी। उसके बाद आता है कैडर कि आपका कैडर क्या है, तो कैडर जो भी आपका कैडर है वो डाला जाएगा। अगर आपका कोई भी कैडर नहीं है तो आप यहाँ पे मिसलेनियस कैडर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटिंग यूनिट, तो अकाउंटिंग यूनिट में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वैल्यू होके आएगी, जिस भी लियन यूनिट में आप रहोगे उसी का अकाउंटिंग यूनिट आपको यहाँ पर दिखाएगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इनिशियल डिपार्टमेंट कि आप इनिशियली में किस डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाले हैं। तो जैसे सीनियर क्लर्क है वो कई सारे डिपार्टमेंट में जा सकता है, मान लीजिए वो पर्सनल में भी जा सकता है, ऑपरेटिंग में भी जा सकता है, स्टोर में भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो जेई वगैरह होते हैं वो पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, तो वो उसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में उसको इनिशियल में ज्वाइनिंग करनी है उस वाले डिपार्टमेंट का यहाँ पर नाम डालना है। तो मान लीजिए मुझे पर्सनल में करवानी है तो मैं पर्सनल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे इनिशियल सब डिपार्टमेंट, अगर कोई सब डिपार्टमेंट है तो वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको सब डिपार्टमेंट दिखाने लग जाएगा। इन सब डिपार्टमेंट में से वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हमारा पर्सनल के अंडर में कोई भी सब डिपार्टमेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है इनिशियल डेजिग्नेशन कि वो कैंडिडेट किस डेजिग्नेशन पर भर्ती हो रहा है, तो हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जैसे सीनियर क्लर्क में भर्ती हो रहा था हम सीनियर क्लर्क सेलेक्ट करेंगे, किसी और पद पर भर्ती हो रहा था उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको सही डेजिग्नेशन ही सेलेक्ट करना है जिस पर वो कैंडिडेट भर्ती होने वाला है। उसके बाद आता है आई पास डेजिग्नेशन कि आई पास में उस डेजिग्नेशन को किस नाम से जाना जाता है जो आई पास में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई पास का डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सीनियर क्लर्क फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आई पास में ये जो डेजिग्नेशन है वो आपका सीनियर क्लर्क के नाम से है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सीनियर क्लर्क सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है स्टाइपेंड रेट कि आपका स्टाइपेंड का रेट क्या है। अगर जिन कैटेगरीज में जिन पोस्ट में इनिशियली कंपलसरी ट्रेनिंग होती है तो उनको क्या ट्रेनिंग पीरियड के दौरान स्टाइपेंड मिलता है, फुल पे नहीं मिलता है, तो उसका स्टाइपेंड कितना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर विदाउट ट्रेनिंग आपको भर्ती हो रहे हैं तो आपको कोई भी स्टाइपेंड यहाँ पे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सीनियर क्लर्क की इनिशियली कंपलसरी ट्रेनिंग नहीं होती है तो मैं यहाँ पे स्टाइपेंड सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको अदर डिटेल मिलेगी। अदर डिटेल में आपको मेडिकल से संबंधित डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ पे मेडिकल है तो मेडिकल सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है रेंडमली। मेडिकल सर्टिफिकेट का डेट क्या है वो डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लीजिए ये वाला डेट है तो ये डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो जिस भी कैटेगरी में आप फिट हैं वो वाली आपको यहाँ पर डालनी है जो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट में आया होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे C1 डाल देता हूँ।
वैसे सीनियर क्लर्क का C2 होता है। उसके बाद आता है आपका अपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है मेडिकल, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि डीलिंग क्लर्क उस चीज को अपलोड करेगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। उसके बाद आता है प्रान नंबर इफ ऑलरेडी अवेलेबल। अगर किसी कैंडिडेट पहले से ही वो किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उसका प्रान नंबर ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर वो अपना प्रान नंबर डालेगा। तो यहाँ पर उसका आपको प्रान नंबर डाल देना है। अगर यहाँ पे प्रान नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद आता है S1 फॉर्म, उसके बाद आता है बॉन्ड और उसके बाद आता है अपलोड फोटो। अब S1 फॉर्म क्या होता है, NPS का अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक S1 फॉर्म भरा जाता है, वो आप यहाँ पर भरवा के उसको डलवा सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जो NPS का फॉर्म है वो I-पास नंबर जनरेट होने के बाद भरा जाता है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सबमिट करवा सकते हैं। आप उससे एज ए फॉर्म भरवा के और फिल करवा के जहाँ पे I-पास नंबर उसको खाली करवा के आप भर सकते हैं। बाद में आप उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भरवा सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई होप ये फ्यूचर में कंपलसरी भी नहीं हो। तो यहाँ पे S1 फॉर्म अपलोड करवाना है, यहाँ पे आपको बॉन्ड अपलोड करवाना है। जिनमें कंपलसरी ट्रेनिंग होती है उन पोस्ट पर बॉन्ड होता है और यहाँ तो वो बॉन्ड आपको अपलोड करना है। अगर बॉन्ड नहीं है तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आता है कैंडिडेट के आइडेंटिफिकेशन मार्क के, कैंडिडेट के क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क भर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट के 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क भर दिए हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है अपलोड फोटो का। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट की फोटो अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको क्लिक फॉर एम्प्लॉय सिग्नेचर या इंप्रेशन जो भी रहता है वो आपको लेना है, यानी कि आपको एम्प्लॉय के डिजिटल सिग्नेचर ही यहाँ पे करवाना है। जो सिग्नेचर पैड एक आता है उससे आपको यहाँ पे सिग्नेचर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू साइन पे क्लिक करना है। आपको जो सिग्नेचर पैड होता है वो आपको अपने PC से कनेक्ट करना है और उससे एम्प्लॉय के सिग्नेचर लेने हैं। तो वो डिवाइस आपके ऑफिस में अवेलेबल होगा, उससे आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही एक रैंडमली सिग्नेचर कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट ऑफ एम्प्लॉय की जो 5 अंगुलियों के आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेने हैं। तो फिंगरप्रिंट के लिए आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस का यूज़ करना है। अब फिंगरप्रिंट डिवाइस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से रन करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मंत्रा का MFS 100, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होता है, उसको यूज किया है। तो यहाँ पे आपको जैसे थंब सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का लेफ्ट वाला थंब लगवाना है। उसके बाद कैप्चर बटन पे क्लिक करना है। कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय का फिंगर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला फिंगर लेना है, इंडेक्स फिंगर, फिर कैप्चर दबाना है। कैप्चर दबाने के बाद फिर से आपकी अंगुली स्कैन करनी है, ठीक है। तो इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट मिडिल फिंगर लेना है, फिर से आपको रिंग फिंगर लेना है, फिर कैप्चर करना है, फिर से इसको सेव करना है। इस तरीके से आपको 5 फिंगर्स का यानी कि 5 अंगुलियों का आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन लेना है। लेने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे अगर एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है, ये डिटेल पहले से ऑलरेडी आपकी पैनल में भरी हुई होगी, वो आपको यहाँ पे भरी हुई दिख जाएगी। उसके बाद इसे आप सेव एज ड्राफ्ट करते रहें, ठीक है ना। जो जो डिटेल आप भरते रहें इसको सेव एज ड्राफ्ट करते रहें। तो मैं यहाँ पे इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, तो ये सक्सेसफुली सेव एज ड्राफ्ट हो गया है। अब जो डीलिंग क्लर्क है इसको फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के लिए सेंड करेगा। इसमें कोई भी करेक्शन है तो आप इसको कर सकते हैं, करेक्शन की पावर केवल डीलिंग क्लर्क के पास है। तो डीलिंग क्लर्क इसको फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के लिए सेंड करेगा। तो यहाँ मैं इसको फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे प्लीज फिल मैंडेट डिटेल, कोई सा फील्ड हमारा रह गया है। हमारा S1 फॉर्म हमने अपलोड नहीं किया था तो इसलिए इसने एरर बता दिया। तो हम यहाँ पे S1 फॉर्म में कोई भी एक PDF अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर फिर से फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए न्यू ज्वाइनिंग डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड एम्प्लॉय, और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। न्यू ज्वाइनिंग डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है ना। इस पैन नंबर के लिए सबमिट हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। अब ये केस हमारा चला गया है आपके VA के पास। इस डीलिंग क्लर्क का जो VA रिलेशनशिप में होगा उस VA के पास ये जाएगा। यहाँ पे ये केस सारे VA के पास नहीं जाएगा। डीलिंग क्लर्क का रिलेशनशिप एम्प्लॉय मास्टर में जिस तरीके से जिस VA के पास होगा, जिस AA के साथ होगा, उन्हीं के पास ये केस जाएगा। तो हम कर लेते हैं इस डीलिंग क्लर्क के वेरिफिकेशन अथॉरिटी से लॉगिन। तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं VA की ID से। VA को क्या करना है, फिर से ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाई डिटेल पे जाना है, ठीक है ना। ये वेरीफाई डिटेल का ऑप्शन है, इस पे जाना है।
इस पे जाने के बाद उसको जो भी कैंडिडेट की डिटेल डीलिंग क्लर्क ने फिल करके भेजी है वो डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। वो पैन नंबर पर क्लिक करेगा। पैन नंबर पर क्लिक करने के बाद उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास ये पेंडिंग है। वेरिफिकेशन अथॉरिटी यानी कि वीए सारी डिटेल चेक करेगा कैंडिडेट की। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद वो इस केस को रिटर्न कर सकता है और आगे इसको फॉरवर्ड कर सकता है। ये पूरी डिटेल वो चेक करेगा, कहीं पे भी उसको कुछ शंका रहती है, कोई भी डिटेल गलत फीड की गई है तो इसको रिटर्न कर सकता है डीलिंग क्लर्क के पास, अदरवाइज वो उसको आगे अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर सकता है। तो हम इसको फिलहाल आगे फॉरवर्ड कर देते हैं एए के पास। तो यहाँ पे हम रिमार्क डाल के फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के लिए क्लिक। तो ये देखिए ये न्यू ज्वाइनिंग डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है और अब ये स्टेटस हो गया है वेरीफाइड, यानी कि अब ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है। तो अब हम एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की आईडी से लॉगिन करते हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जनरली एपीओ जो होते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं एए की आईडी से, यानी कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की आईडी से। आप यहाँ पे रोल देख सकते हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल पे जाएगा। ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब वो जाएगा एक्सेप्ट डिटेल एए, ठीक है ना, ये वाली इस वाली एक्सेप्ट डिटेल एए पे जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद फिर से उसी तरीके से उसके सामने यहाँ पे डिटेल खुल के आएगा। यहाँ वो पैन नंबर पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसके सामने इस तरीके का फिर से वही पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। ये कैंडिडेट की सारी डिटेल चेक करेगा। चेक करने के बाद वो यहाँ पे अपना रिमार्क देगा। अगर इस डिटेल में कुछ भी कमी है तो उस केस को रिटर्न कर सकता है। डीलिंग क्लर्क के पास ये केस जाएगा, डीलिंग क्लर्क इसमें उस चीज़ को सही करेगा, फिर से वीए के पास भेजेगा और वो फिर से ए के पास आएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो अपना रिमार्क देगा और यहाँ पे अप्रूव कर देगा। जैसे ये अप्रूव करेगा तो नए कैंडिडेट की एचआरएमएस आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा और उस एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड का मैसेज और ईमेल चला जाएगा उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने से पहले आप ध्यान रखें कि जो भी डिटेल भरी गई है वो एकदम सही है ना। तो हम इस केस को अप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल फीड हो चुकी है और यहाँ पे कैंडिडेट की एचआरएमएस आईडी भी जनरेट होकर आ चुकी है। ये देखिए नई कैंडिडेट की ये एचआरएमएस आईडी है और ये पासवर्ड है, ठीक है ना। तो ये डिटेल जो कैंडिडेट के मोबाइल पे मैसेज भी चला जाएगा, ईमेल पे भी उसका ईमेल चला जाएगा। यहाँ से आपको नए कैंडिडेट की आईडी और पासवर्ड नोट कर लेना है। अब कैंडिडेट को अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है एचआरएमएस में और अपनी कुछ डिटेल है उसे फीड करना है। वो कौन सी डिटेल फीड करेगा, किस तरीके से करेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो गाइज ये था हमारा प्रोसीजर कि एक डीलिंग क्लर्क जब कोई कैंडिडेट रिपोर्टिंग करेगा ज्वाइनिंग के लिए तो रिपोर्टिंग करने पर उसकी कौन कौन सी डिटेल वहां पर फीड करी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की उसकी आवश्यकता होगी, किस तरीके से वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा, किस तरीके से वो आपका फिंगरप्रिंट लेगा। अब फिंगरप्रिंट डिवाइस किस तरीके से काम करेगी, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा प्रोसीजर कि जब भी कोई एक न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए किसी भी यूनिट में जाता है जहां से उसके पास कॉल गया है तो उसका जो डीलिंग क्लर्क है उसे कौन कौन सी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी आपकी एचआरएमएस आईडी जनरेट होने से पहले, और आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आई होप गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट अपनी डिटेल किस तरीके से फिल करेगा। जब कैंडिडेट की डिटेल फिल हो जाएगी तब उसका ऑफिस ऑर्डर निकलेगा ज्वाइनिंग के लिए। तो वो ज्वाइनिंग का ऑफिस ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे, ठीक है ना। और जब ऑफिस ऑर्डर निकल जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट ज्वाइनिंग करेगा और कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग की रिपोर्ट है वो डीलिंग क्लर्क किस तरीके से एचआरएमएस में फीड करेगा वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज में सीख लेंगे। तो गाइज जितने भी नए कैंडिडेट रेल में भर्ती होने वाले हैं उनके लिए जो ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एचआरएमएस का जो ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग होगी वो सब इसी के थ्रू होगी, ठीक है गाइज। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।